नमस्कार दोस्तों, अब हम देखेंगे चैप्टर 24 जो कि है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल्स के बारे में। तो इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी होता है कि ट्रायल मीन्स एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के बाद जो भी रिकॉर्ड पे लिया जाता है एक्यूज या एक्यूज के एडवोकेट के सामने, उसके बेसिस पे एक्यूज को सजा दिया जा सकता है, वो कहलाएगा ट्रायल। उसके अलावे जो कुछ भी उस केस के रिलेशन में जज करेगा, जज साहब करेंगे, उसको कहते हैं इंक्वायरी। तो कोई मान लो कंप्लेंट केस होता है तो पहले इंक्वायरी किया जाता है कि ये कंप्लेंट केस है तो इसमें मेरिट है नहीं, इसमें सच्चाई है नहीं, सच्चा केस है झूठा केस है। सच्चा केस है तो ठीक है, कॉग्निजेंस लेगा, झूठा केस है तो डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज लोगों को और केस को डिसमिस कर देगा। और यदि सच्चा केस है तो कॉग्निजेंस लेके ट्रायल शुरू कर देगा। सच्चा केस है, नहीं है, डाउटफुल है, तो क्या करेगा कि इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट के लिए थाने को भेज देगा, इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करो मेरे को। थाना रखे रिपोर्ट बोला कि नहीं सर ये तो केस सच्चाई है, ऐसा घटना दुर्घटना हुआ है, तो क्या करेगा, कॉग्निजेंस ले लेगा, चार्ज रेज करेगा और फिर ट्रायल शुरू कर देगा। थाना रिपोर्ट भेजेगा, नहीं सर ये तो झूठा केस है, ऐसा कोई घटा ही नहीं है, तो क्या करेगा, केस को डिसमिस कर देगा और एक्यूज डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं सेक्शन 300 और उससे आगे। 300 में कहता है पर्सन वंस कन्विक्टेड, है ना, व्यक्ति पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्यूटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, कहता है पर्सन वंस कन्विक्टेड, एक बार जो कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है या एक्यूटेड हो गया है, नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, तो उसका दोबारा ट्रायल नहीं होगा। ए पर्सन हु हैज बीन, ये जनरल रूल है, हु हैज बीन ट्राइड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन फॉर एन ऑफेंस एंड कन्विक्टेड और एक्यूटेड, कन्विक्टेड हो गया या एक्यूटेड हो गया ऑफ सच ऑफेंस shall, while such conviction or acquittal remain in force, not to be liable to be tried again for the same offense, nor on the same fact for any other offense। मतलब सेम काउज ऑफ एक्शन, सेम फैक्ट हो तो दोबारा उसका ट्रायल नहीं होगा। एनी अदर ऑफेंस फॉर विच ए डिफरेंट चार्ज फ्रॉम द वन मेड अगेंस्ट हिम माइट हैव बीन मेड, है ना, nor on the same fact for the any other offense। सेम फैक्ट पे कोई अदर ऑफेंस का नाम अदर दे दिया, टाइटल अलग दे दिया केस का नाम, और सेम फैक्ट है तब भी उस पर केस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है ए पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, may afterward be tried with the consent of the state government for any distinct offense for which a separate charge might have been made against him। दूसरे अपराध के लिए तो होगा, है ना, कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट से ही सही, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए तो which a separate charge have been made against him at a formal trial, है ना, at the formal trial में तो अलग ऑफेंस किया है तो उसमें भी अलग ऑफेंस यदि है तब उसी में फॉर्मल ट्रायल में ही एड हो जाएगा, चलेगा ये। डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर विच ए सेपरेट चार्ज माइट हैव बीन मेड अगेंस्ट हिम एट द फॉर्मल ट्रायल। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कंस्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट, ठीक है, कॉजिंग कंसिक्वेंसेज, है ना, कहता है पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ये पर्सन है, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस है, कंस्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट है, ठीक है, causing consequences which together with such act constitute a different offense from that of which he was convicted, he may be afterward tried for such last mentioned offense if the consequences had not happened, were not known to the court, have happened at the time when he was convicted। तो दोबारा उसका ट्रायल हो सकता है, दूसरा ऑफेंस है तो होगा, सेम ऑफेंस है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। जैसे कहता है ये ट्राइड अपॉन ए चार्ज ऑफ थेफ्ट,
as a servant and acquitted. He cannot afterward, while the acquittal remain in force, be charged of theft as a servant upon the same fact, with the theft simply, with the criminal breach or with the criminal breach of trust. अब दोबारा उस पर केस नहीं चलेगा, सेम एक्ट के लिए, सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए, सेम फैक्ट के लिए, सेम फैक्ट इन इशू के लिए, सेम मैटर पे। एट आप दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ए ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड कन्विक्टेड, ठीक है। द पर्सन इंजर्ड आफ्टरवर्ड डाइज, ए मे बी ट्राइड अगेन फॉर कल्पेबल होमिसाइड। क्यों? क्योंकि भाई ये अलग घटना घट गया, डेथ हो गया तो अलग घटना हो गया, इसलिए 304 लगे, 302 लगे, वो तो लगेगा फिर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कहता है ए चार्ज विथ ए चार्ज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड कन्विक्टेड ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड ऑफ बी, ठीक है। बी may not afterward be tried on the same fact for the murder of B. कहता है कि ए चार्ज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ए चार्ज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड कन्विक्टेड ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड ऑफ बी, ठीक है। ए में आफ्टरवर्ड बी ट्राइड ऑन द सेम फैक्ट फॉर मर्डर ऑफ बी, और उसी ट्रायल के दौरान एविडेंस बोल रहा कि नहीं हो तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं, तो मर्डर किया है, डे ब्रॉट मर्डर किया है, कंस्पिरेसी करके प्लान बना करके इसको गोली मारा है, तो मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए चार्ज बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विथ, है ना, ए चार्ज बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विथ एंड कन्विक्टेड बाय हिम, और उसके द्वारा क्या हो जाता है, कन्विक्टेड हो जाता है। voluntarily causing hurt to be, A may not afterward tried for voluntarily causing grievous hurt. हर्ट के लिए ट्रायल हो गया, कन्विक्टेड हो गया, अब ग्रीवियस हर्ट के लिए दोबारा ट्रायल नहीं हुआ, टू बी ऑन द सेम फैक्ट अनलेस द केस कम्स विद इन सबसेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन, मतलब कुछ नया फैक्ट राइज हो जाता है, सामने आता है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है कि ये चार्ज, ठीक है, ये चार्ज बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है, ये क्या है, इज चार्ज बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास विथ एंड कन्विक्टेड बाय हिम, ये क्या है, ये चार्ज बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड कन्विक्टेड बाय हिम, और उसके द्वारा कहा जाता है कन्विक्टेड हो जाता है, ठीक है। थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ बी, क्या है, कन्विक्टेड रहता है, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी पर पर्सन भी है, तो थेफ्ट के लिए सेकंड क्लास हो रहा है, सेकंड क्लास कितना सजा दे सकता है, 1 साल, थेफ्ट के लिए कितना सजा है, 3 साल। तो ये में सब्सिक्वेंटली बी चार्ज विथ एंड ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट, चलो ट्रायल कर दिया, मान लो 1 साल की सजा वाला ही है तो कर दिया, या कोई स्पेशल है तो कर दिया, उसके बारे में डिस्प्यूट नहीं कर रहा। अब बोल रहा है दूसरा बात, यहाँ बोल रहा है क्या रॉबरी के लिए वो चार्ज हो सकता है, तो हाँ, ये मे सब्सिक्वेंटली बी चार्ज विथ ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट्स। रॉबरी क्या फोर्स यूज होता है उसमें, ट्रायल के दौरान पता चला कि चोरी नहीं है तो रॉबरी हुआ था, तो हो जाएगा। ए बी एंड सी आर चार्ज बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, ए बी और सी चार्ज बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विथ एंड कन्विक्टेड बाय हिम, और उसके द्वारा कन्विक्टेड हो गया ऑफ रॉबरी डी, रॉबिंग डी। ए बी सी चार्ज बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ रॉबिंग डी। ए बी एंड सी आफ्टरवर्ड बी चार्ज विथ एंड ट्राइड फॉर डकैती ऑन द सेम फैक्ट। हाँ, बाद में पता चला कि रॉबरी नहीं है, 5 लोग था, तो डकैती था, तो हो जाएगा। अब चलिए सेक्शन 301 में कहता है अपीयरेंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ ए केस मे अपीयर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी। कहता है मे अपीयर, मतलब अपीयर हो सकता है। ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ ए केस अपीयर हो सकता है एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट, है ना, और कोर्ट के पास कोई रिटन अथॉरिटी के बिना हो सकता है। द केस इज अंडर इंक्वायरी, ट्रायल और अपील। द केस इंक्वायरी में है तब भी अपील हो सकता है, ट्रायल में है तब भी अपील हो सकता है, और अपील में है तब भी हो सकता है।
है ना, क्योंकि वह इंचार्ज है उस केस का, तो कभी भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा कहता है इफ एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट ए प्लीडर टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन इन एनी कोर्ट। सर समझे, कहता है इन एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट ए प्लीडर टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन इन एनी कोर्ट, the public prosecutor, assistant public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader to instruct, so instructed, shall act therein under the direction of the public prosecutor, assistant public prosecutor, and may, with permission of the court, submit written arguments after the evidence is closed in the case. तो उसके क्या है कि उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर का असिस्ट करेगा। जैसे इन्फॉर्मेंट अपने तरफ से भी एडवोकेट रख लेते हैं कि भाई ये जो सरकारी एडवोकेट है कुछ करता नहीं है, तो वो रख सकता है। ठीक है। उसके बाद कहता है परमिशन 302 आईपीसी में क्या है दोस्तों, पनिशमेंट फॉर मर्डर, लेकिन 302 सीआरपीसी में क्या है, तो परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। कहता है एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग ए केस, कहता है कोई मजिस्ट्रेट है जो इंक्वायरी कर रहा है या ट्राई कर रहा है केस को, मे परमिट द प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। कह रहा है कि परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन मीन्स ए मजिस्ट्रेट एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है इनटू और ट्राइंग ए केस में परमिट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में परमिट कर सकता है ना, टू प्रोसिक्यूटर टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर अदर देन पुलिस ऑफिसर, है ना, पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता और कोई हो सकता है, and no other than the advocate general or government advocate or public with assistant public prosecutor shall be entitled to do so without such permission। ठीक है। provided that no public police officer shall be permitted to conduct prosecution, public prosecutor पुलिस नहीं होगा if he has taken part in the investigation into the offense, इन्वेस्टिगेशन किया है तो वो पुलिस अफसर उस केस में पीपी नहीं होगा। रिस्पेक्ट टू भी द एक्यूटेड बीइंग प्रोसिक्यूटर, दूसरा इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक का होगा, है ना। एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे डू सो पर्सनली और बाय ए प्लीडर, एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे डू सो पर्सनली और बाय ए प्लीडर। उसके बाद नेक्स्ट है राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom proceeding are instituted to be defended, right of person against whom proceeding are instituted to be defended, any person accused of any offense in a criminal court or against whom proceeding are instituted under this code may of right be defended, he has right to defend himself by a pleader of his choice, है ना। तो राइट टू डिफेंस किस में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ना। प्रोसिक्यूशन फ्रॉम कन्विक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। उसके बाद सेक्शन 303 सीआरपीसी में भी है कि राइट ऑफ पर्सन मतलब राइट ऑफ एक्यूज टू डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ठीक है, 303 में कहता है। उसके 304 में क्या कहता है, लीगल एड टू एक्यूज एट ए स्टेट एक्सपेंसिव सर्टन केस। जैसे पपुअर है, गरीब है, तो उसको क्या सरकार की तरफ से क्या मिलेगा, एडवोकेट मिलेगा सरकार के खर्चे पे। क्यों भाई, क्यों गरीब है, उसको ऐसी फांसी सजा लग जाता नहीं, डिफेंड करने के लिए मिलेगा। और जो सरकार कोई भी एफआईआर करता है तो उसके तरफ से तो सरकारी वकील मिलता ही मिलता है। वेयर इन ए ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन द एक्यूज्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए एडवोकेट and it appears to the court that the accused had not sufficient money or sufficient means to engage an advocate, a pleader,
The court shall assign a pleader of his for his defense at the expense of state government. ठीक है. The High Court may, with previous approval of the state government, make rules providing for mode of selecting pleader for defense under subsection 1. मतलब गरीब लोगों के लिए उसके लिए क्या बना सकता है? With previous approval of the state government, High Court make rule, है ना, facilitated to be allowed to such pleader by the court or fee payable to such pleader by the government state government द्वारा पे होगा फी. 305 में क्या कहता है? प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूट. तो कहता है कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्यूट होता है तो वो सिर्फ फाइन देगा, जेल नहीं जाएगा. लेकिन कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है जिसमें कि जेल जाना है, तो जो इंचार्ज है, जो ऑफिसर है, जो मैनेजर है, जो उस एरिया का लोकल मैनेजर है, वो पर्सनली लायबल होगा और वो जेल में जाएगा. उसके बाद कहता है 306 टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिस, है ना. जैसे भगत सिंह केस में एकम्प्लिस जो है उसको मान लो साक्ष्य नहीं मिल रहा तो उसको विटनेस बनाया जाएगा और उसके अपराध को माफ कर दिया जाएगा और बाकी को फांसी पे लटका दिया जाएगा. भगत सिंह में ऐसे हुआ था, कोई साक्ष्य नहीं था लेकिन इन्हीं को दोस्त ने हॉस्टाइल हो गया, इनको मारपीट करके लोभ दिया कि तुमको छोड़ दिया जाएगा, छोड़ भी दिया और बाकी लोग को फांसी और आजीवन कारावास और काला पानी का सजा हो गया. 306 में कहता है टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिस, है ना. टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिस मतलब एकम्प्लिस को क्या कर दिया जाएगा? माफ कर देने की शक्ति है किसके पास? कोर्ट के पास. विथ ए व्यू टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, सपोज टू हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड इन और प्रिवी टू एन ऑफेंस. कहता विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, है ना, विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन, टेंडर ऑफ पार्डन टू एकम्प्लिस, है ना, कि टेंडर ऑफ पार्डन होगा, माफी कर दिया जाएगा एकम्प्लिस को. with a view to obtain the evidence, है ना, with a view to obtain evidence of any person supposed to have been directly and indirectly concerned in a previous offense. मतलब कोई भी accused है और उसके अगेंस्ट कोई साक्ष्य नहीं मिला है. To which this section apply, the CGM of Metropolitan Magistrate of at any stage of the investigation and inquiry. उससे CGM या उससे ऊपर वाला ही पार्डन कर सकता है, नीचे वाला नहीं कर सकता है. और मेट्रोपॉलिटन की कैसे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उससे ऊपर वाला कर सकता है, नीचे वाला होता ही नहीं तो करेगा क्या? द ऑफेंस एंड द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंक्वायरिंग इनटू एंड ट्राइंग द ऑफेंस, है ना, मे टेंडर पार्डन. अरे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी कर सकता है टेंडर पार्डन टू सच person on condition of making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offense and to every other person concerned, whether principal awaitor or awaitor or principal मतलब accused in the commission of offense thereof. तो उसको क्या कर दिया जाएगा? तो माफ कर दिया जाएगा. This section apply to any offense triable exclusively by the court of session. है ना, any offense triable by exclusively by the court of session or by court of a special judge appointed under the Criminal Law Amendment Act 1952. An offense punishable with imprisonment which may extend to 7 years with more severe sentence. कहता है any offense punishable with imprisonment which may extend to 7 years. कहता है any offense punishable with imprisonment which may extend to 7 years. इस सभी में माफ नहीं किया जा सकता. कहते हैं ये पहला कंडीशन क्या है? ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, उसमें माफ करेगा, उसमें माफी नहीं है. बाय द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, है ना, स्पेशल ट्रायल है तो उसमें माफ होगा. एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट व्हिच में एक्सटेंड टू 7 साल या 7 साल के ऊपर के सजा वाला में माफ होगा, नीचे वाला में नहीं होगा. विथ ए मोर सेवर सेंटेंस. एवरी मजिस्ट्रेट हु टेंडर ए पार्डन under subsection 1 shall record his reasons for so doing. तो
7 साल से ऊपर वाला में इतना जान लो कि माफी है, सब में माफी नहीं है। 7 साल से ऊपर में माफी कर सकता है। भगत सिंह में तो फांसी वाला था। एवरी मजिस्ट्रेट हु टेंडर्स पार्डन record his reason for doing so, whether tender was not accepted by the person to whom it was made, नहीं तो उसको भी फांसी पे चढ़ा दो। And shall on application made by the accused furnish with him a copy of such record free of cost, and on application made by the accused furnish him a copy of such record। ठीक है, टेंडर का दे सकते हैं कि इसको टेंडर दिया गया है। एवरी पर्सन accepting a tender of pardon shall be examined as a witness in the court of magistrate, taking cognizance of the offence in the subsequent trial। तो पार्डन किस में दिया जाता है? टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिश है तो 306 में। ठीक है। और सेल अनलेस वी ऑलरेडी एग्जामिन है ना, वो विटनेस के रूप में एग्जामिन होगा। ठीक है। सेल अनलेस ही इज already on bail be detained in custody until the termination of the trial। ठीक है। Commit it for trial to the court of session if offence is triable exclusively by the court, or if the magistrate taking cognizance is the chief judicial magistrate। ठीक है। तो पार्डन 7 साल से ऊपर के सजा वाला में दिया जाता है। 307 क्या कहता है? आईपीसी में अटेम्प्ट टू मर्डर। यहाँ क्या कहता है? पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन at any time after commitment of a case but before judgment is passed the court into which the commitment is made। मतलब मजिस्ट्रेट कोर्ट से ट्रांसफर हुआ है सेशन कोर्ट, उसको बोलते हैं कमिटमेंट ऑफ केस, विथ व्यू टू ऑब्टेन एट द ट्रायल द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न और प्रीवी, मतलब कोई अक्यूज है और एनी सच ऑफेंस टेंडर ए पार्डन ऑन द सेम कंडीशन टू सच पर्सन। किसी को भी पार्डन दे सकता है जजमेंट से पहले, किसी को भी पार्डन दिया जा सकता है। कब? जजमेंट से पहले, है ना। ऑब्टेन ट्रायल एविडेंस ऑफ एनी पर्पज सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कंसर्न। ठीक है। जजमेंट से पहले पार्डन दिया जाएगा। उसके बाद कहता 308 ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ पार्डन। पार्डन में सब सही बात नहीं बोल रहा तो चल भाई तू भी फांसी पे चढ़ जा, उसको भी ट्रायल छोड़ो। उसके बाद कहता 309 पावर टू पोस्टपोन और जॉन प्रोसीडिंग। हाँ, और जॉन प्रोसीडिंग कर सकता है। किसको पावर है? जज को, मजिस्ट्रेट को। ठीक है। उसके बाद कहता है लोकल इंस्पेक्शन। लोकल इंस्पेक्शन एनी जज और मजिस्ट्रेट any judge or magistrate may at any stage of inquiry, trial or the proceeding after due notice to the parties visit or inspect any place in which an offence is alleged to have been committed, any place in which it is in opinion necessary with a view for purpose of properly appreciating evidence given at inquiry or trial shall without unnecessary delay record a memorandum of any relevant fact observe such inspection। लोकल इंस्पेक्शन कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है। मजिस्ट्रेट पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। ठीक है। मजिस्ट्रेट का पावर है 331 है। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर क्या? टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर हैंडराइटिंग ले सकता है। एक्सपेंसेज ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस, है ना, सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एनी क्रिमिनल कोर्ट इफ यू थिंक फिट ऑर्डर पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और रिजनेबल एक्सपेंसेज ऑफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेसेज अटेंडिंग फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, है ना, बिफोर सच कोर्ट अंडर दिस कोर्ट। कोई कंप्लेनेंट आ रहा है, कोई विटनेस आ रहा है तो उसका खर्चा किससे लेगा?
किससे लेगा? तो उसका खर्चा एक्यूज से लेगा, सब्जेक्ट टू रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एनी क्रिमिनल कोर्ट में इफ थिंक फिट आउट ऑर्डर पेमेंट ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट से ले सकता है। रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एनी कंप्लेनेंट विटनेस का गवर्नमेंट में ही माथे पर डाल दिया, चलो एक्यूज पर देना चाहिए। चलो खैर, आप लोग कमेंट बताइए कि एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट विटनेस कोर्ट आने का खर्चा, दिन भर रहने का खर्चा, कहीं ड्यूटी कर रहा उसका भरपाई का खर्चा गवर्नमेंट देगा या एक्यूज देगा? एक्यूज को देना चाहिए। 313 पावर टू एग्जामिन द एक्यूज, है ना, एग्जामिन कर सकता, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन? जज। उसके बाद ओरल आर्गुमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, ओरल आर्गुमेंट सुन सकता है। एक्यूज पर्सन टू बी कम्पिटेंट विटनेस, एक्यूज पर्सन भाई कम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट शैल बी कम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ इन डिसप्रूव ऑफ द चार्जेज, ठीक है, डिसप्रूव ऑफ चार्जेज कर सकता है, मेड अगेंस्ट हिम और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर विथ हिम एट द सेम टाइम, ठीक है। बोल सकता है कि हम नहीं किए अपराध, तो कंटेस्ट होगा, चार्ज और साबित अपोजिट पार्टी करेगा, प्रोसिक्यूशन करेगा केस को। नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, प्रोविजन फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन सर्टेन केस। एब्सेंट उसका मतलब पर्सनल अटेंडेंस को माफ किया गया है, वीआईपी है, ये है वो है, एडवोकेट के साथ में कर लो। प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग, तो ट्रांसलेटर रखो यार। पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपेयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपेयरिंग, उसको भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम ऐड कर दो। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडेबल होगा तो कंपाउंड करेगा, कंपाउंडेबल नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं होगा। छोटे छोटे केस में मेल मिलाप हो जाता है, कंपाउंडिंग मतलब मेल मिलाप, ठीक है। उसके आगे क्या है, बड़ा लंबा ही सेक्शन था। कहता प्रोसीजर इन केसेज विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, अरे कंपाउंडेबल नहीं है तो नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकता है। प्रोसीजर व्हेन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स शुड बी कमिटेड, मजिस्ट्रेट फाइंड द केस शुड बी कमिटेड, तो कमिट कर देगा, ठीक है। प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भाई बड़ा केस है तो सेशन कोर्ट को भेज देगा, उसी को बोलते कमिटमेंट ऑफ केस। अच्छा, ऊपर में समझौता नहीं करने वाला केस है, तो आप बोलोगे मर्डर में भी समझौता आ जाए, अरे उसमें दूसरे तरीके से होता है, बोला कि हमने कुछ नहीं देखा, उसके बाद केस खारिज हो जाता है और कोई विटनेस नहीं, विटनेस क्लोज करवा देता है एविडेंस। द ट्रायल ऑफ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट कॉइन स्टैम्प और प्रॉपर्टी, तो उसको इनहांस्ड पेनल्टी है। प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सेवर, तो कमिट कर देगा केस को। कन्विक्शन और कमिटमेंट और एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट पार्टली बाय अनदर, कोई बात नहीं, सजा होगा। कोर्ट टू बी ओपन, कोर्ट कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इस तरह से अब हो गया चैप्टर 24 खत्म, आगे देखेंगे चैप्टर 25 सेक्शन 328 से शुरू हुआ। थैंक यू दोस्तों, बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।